नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे कि भर्ती की प्रमुख समस्याएं क्या-क्या होती हैं। प्रोफेसर विलोबी ने कर्मचारियों की भर्ती की समस्या में निम्नलिखित बातें बताई हैं। भर्ती का अधिकार किसे और प्राप्त होना चाहिए। दूसरा, सरकारी कर्मचारियों की भर्ती कहाँ से की जाए, भीतर से भर्ती या बाहर से भर्ती। तीसरी बात है, भिन्न भिन्न पदों की पूर्ति के लिए क्या योग्यताएं हो। चौथी बात है, उम्मीदवारों की योग्यता का निर्धारण किस प्रकार किया जाना चाहिए, परीक्षाओं से, व्यक्ति द्वारा साक्ष या साक्षात्कार द्वारा। और अंतिम बात है, योग्यता का निर्धारण करने के लिए प्रशासकीय संगठन क्या होना चाहिए। प्रथम समस्या है, भर्ती का अधिकार किससे प्राप्त होना चाहिए अथवा भर्ती करने वाली सत्ता का निश्चयन। लोक सेवाओं में भर्ती का अधिकार किस व्यक्ति को दिया जाए, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। विलोबी के अनुसार भर्ती करने वाली सत्ता का निश्चयन केवल सेवी वर्ग प्रणाली का ही नहीं बल्कि देश की राजनीतिक व्यवस्था का एक अनिवार्य लक्षण होता है। यह समस्या इतनी महत्वपूर्ण है कि इसका समाधान स्पष्ट रूप से प्रत्येक लोकतंत्रीय देश के संविधान में कर दिया जाता है या संसद के अधिनियम द्वारा तय किया जाता है। मोटे रूप से इस समस्या के संबंध में दो मत हैं। प्रथम, यह सत्ता प्रत्यक्ष जनता में रखी जानी चाहिए। द्वितीय, यह सत्ता सरकार के किसी अंग में निहित की जानी चाहिए। प्रथम मत के पक्ष में ये दलील दी जाती है कि सच्चा लोकतंत्र तभी संभव है जब देश के सभी सर्वोच्च अधिकारी प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुने जाए, अर्थात उनका निर्वाचन हो। इस पद्धति में पदाधिकारियों को अल्प अवधि के लिए चुना जाएगा और उन्हें मतदाताओं द्वारा वापस बुलाने की प्रथा भी रहेगी। किंतु इस प्रणाली की अनेक लेखकों ने आलोचना की है। पहली बात तो यह है कि साधारण जनता बहुत बड़ी संख्या में अधिकारियों को चुनने के लिए सक्षम नहीं होती। दूसरा अनुभव यह बताता है कि पदाधिकारियों का चुनाव करते समय लोग व्यक्तिगत स्वार्थों के प्रभाव में आ जाते हैं। तीसरी बात यह है कि यह प्रणाली निश्चित रूप से निर्वाचन प्रणाली है, न कि भर्ती प्रणाली। द्वितीय मत यह है कि केवल विधानमंडल तथा मुख्य कार्यपालिका के सदस्य ही लोगों द्वारा चुने जाने चाहिए और अन्य पदाधिकारियों की भर्ती एक निश्चित प्रणाली द्वारा की जानी चाहिए। उन्हें भर्ती करने की शक्ति सरकार के किसी अंग में निहित कर देनी चाहिए अथवा लोक सेवा आयोग में। उपयुक्त दो मतों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से दूसरा मत पहले मत की अपेक्षा श्रेष्ठ है। भर्ती की दूसरी समस्या है कि भीतर से भर्ती की जाए अथवा बाहर से भर्ती। इसे प्रत्यक्ष भर्ती बनाम पदोन्नति भर्ती भी कहा जाता है। उच्चतर पदों के लिए भर्ती करते समय यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि वे पद उन समस्त योग्य उम्मीदवारों के लिए खुले रखे जाएं जो उनके लिए आवेदन करना चाहते हैं अथवा वे उन व्यक्तियों तक ही सीमित रखे जाएं जो पहले से सेवा कर रहे हैं। यदि पहला मार्ग अपनाया जाता है तो उसे प्रत्यक्ष भर्ती या बाहर से भर्ती या सीधी भर्ती कहा जाएगा। सच्चे अर्थों में ये भर्ती यही है। इसका आशय है खुले क्षेत्र से कर्मचारियों की भर्ती करना। भीतर से भर्ती का अभिप्राय पदोन्नति से है। इसमें नए व्यक्तियों की सेवाओं में नहीं लिया जाता बल्कि पहले से सेवा में लगे लोगों को निम्न पदों से उच्च पदों पर पदोन्नत कर दिया जाता है। भीतर से भर्ती करने के लाभ। भीतर से भर्ती करने के प्रथम लाभ है, पहला लाभ अनुभवी व्यक्तियों का सुलभ होना। इस विधि से सरकारी सेवकों का चयन करने में उच्च पदों के लिए ऐसे व्यक्ति प्राप्त होते हैं जिन्हें पहले से ही सरकारी सेवाओं का पर्याप्त अनुभव होता है और वे इस कार्य से भलीभांति परिचित होते हैं। दूसरा लाभ, इस पद्धति में कर्मचारियों को पदोन्नति के प्रचुर अवसर प्राप्त होते हैं, अतः वे अधिक उत्साह और लगन से काम करते हैं। तीसरा लाभ, इस पद्धति का मितव्ययी होना है। उन्नति की अधिक संभावनाओं से व्यक्ति उसकी आशा में ऐसी सेवाओं में कम वेतन निम्न पदों पर काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। चौथा लाभ, योग्य व्यक्तियों की उपलब्धि है। ये पद्धति परीक्षा से अधिक अच्छी है। चूंकि कर्मचारी पहले से ही सरकारी सेवा में होता है इसलिए उनकी काम करने की क्षमता का पता रहता है। प्रतियोगिता परीक्षाओं द्वारा भर्ती की आलोचना करते हुए ये कहा जाता है कि लिखित परीक्षा से किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत गुणों का पता लगाना संभव नहीं है। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाला ईमानदार होगा, इस बात को निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। किंतु पदोन्नति की पद्धति में इन्हीं कर्मचारियों को ऊंचे पद दिए जाते हैं जिनके चरित्र एवं स्वभाव का उच्च अधिकारियों को पूरा ज्ञान होता है, जो सरकारी कार्यों के संपादन का पूरा ज्ञान रखते हैं। भीतर से भर्ती करने के दोष हैं। प्रथम, इस प्रणाली में यह दोष पाया जाता है कि सेवा के अंदर से अर्थात पदोन्नति द्वारा भर्ती करने से चयन करने का क्षेत्र संकुचित हो जाता है। दूसरा, इस पद्धति से शासन में निष्क्रियता एवं रूढ़िवादिता में वृद्धि होती है।
लंबे समय से सरकारी सेवा करने वाले व्यक्ति दकियानुसी, संकीर्ण दृष्टिकोण और परिवर्तन विरोधी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को उच्च पद देने से प्रशासन गतिशील होने के बजाय गतिहीन हो जाता है। ऐसी व्यवस्था में नए खून के अभाव में सभी सरकारी कार्य घिसे पिटे तरीकों से किया जाता है। तीसरा, इस पद्धति में सरकारी सेवाएं साधारण अथवा मध्यम योग्यता रखने वाले व्यक्तियों का आश्रय स्थल बन जाती है। इस पद्धति की बुराई यह है कि साधारण से साधारण, यहाँ तक कि कभी कभी तो औसत से कम योग्यता रखने वाले लोग भी सेवा के निम्न स्तरों से में प्रवेश पाकर पदोन्नति द्वारा उच्च स्तर तक पहुंच जाते हैं। चौथा, इस पद्धति में कर्तव्य पालन में शिथिलता और प्रमाद भी द्रष्टव्य है। चूंकि कर्मचारी ये जानते हैं कि उच्च पदों पर उन्हीं में से नियुक्ति होगी, इसलिए वे अधिक परिश्रम नहीं करते। अब आगे आते हैं हम बाहर से या प्रत्यक्ष भर्ती से लाभ। बाहर से भर्ती के निम्नलिखित लाभ है। प्रथम, इस पद्धति का सबसे पहला गुण यह है कि इसमें प्रत्येक स्तर पर कर्मचारियों का चयन या चुनाव करने का व्यापक क्षेत्र रहता है। दूसरा, द्वितीय, इस पद्धति में सेवा के प्रत्येक स्तर पर नए खून का प्रवेश होता है। तृतीय, ये पद्धति सेवा के भीतर और सेवा के बाहर के लोगों के बीच भेदभाव नहीं करती, सबके लिए समान अवसर उपलब्ध करवाती है। चतुर्थ, इस पद्धति में कर्मचारियों में काम करने का अधिक उत्साह रहता है। इसका कारण यह है कि सेवा में नए नए लोग नियुक्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति अधिक उत्साह और रुचि से काम करते हैं। बाहर से भर्ती की हानियां। प्रथम, इस पद्धति का अवगुण यह है कि इसमें सेवा के उच्च पदों पर अनुभवहीन व्यक्ति नियुक्त कर दिए जाते हैं। द्वितीय, इसमें सरकारी सेवाओं में पहले से लगे कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर नहीं मिलते, जिसके फलस्वरूप निम्न श्रेणी के पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों का उत्साह ठंडा हो जाता है। तृतीय, इस पद्धति के फलस्वरूप कई बार अनुभवहीन नवयुवकों के अधीन कुशल वृद्ध अनुभवी व्यक्तियों को काम करना पड़ता है, जिससे उनके सम्मान और गरिमा को ठेस पहुंचती है। चतुर्थ, इस पद्धति में सेवा के विभिन्न स्तरों के पदों पर बाहर के लोगों को नियुक्त किया जाता है, जो विभागीय तौर तरीकों से अनभिज्ञ रहते हैं। उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए सरकार को अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है। निष्कर्ष कह सकते हैं, भर्ती की दोनों पद्धतियों को विवेचना से स्पष्ट है कि इनमें कोई भी पद्धति अपने आप में पूर्ण नहीं है। यदि लोग कर्मचारियों के चुनाव के लिए दोनों पद्धतियों का न्यूनाधिक अनुपात में मिलाकर उपयोग में लाया जाए तो सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अधिकतर सेवा की निचली श्रेणियों में सीधी भर्ती की प्रणाली प्रयुक्त की जानी चाहिए और उच्च पदों के लिए भीतर से भर्ती अर्थात पदोन्नति का नियम अपनाना चाहिए। उनके बीच के अर्थात मध्यम श्रेणी के पदों के लिए उचित तरीका यह होगा कि कुछ स्थान भर्ती द्वारा भरे जाएं और शेष सेवा के अंदर से पदवृद्धि द्वारा। व्यवहार में उच्च पदों के लिए सभी देशों में दोनों ही पद्धतियों का प्रयोग होता है। भारत सरकार में कनिष्ठ लिपिकों के सभी पद प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा, वरिष्ठ लिपिकों के सभी पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। इस प्रकार आज हमने देखा कि भर्ती की दो प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं।